नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर के दिन भारतीय सेना और चीन की पीएलए के बीच आपसी झड़प की खबरें सामने आई हैं, जिसका हमारी सेना के जवानों ने दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। आमने सामने की झड़प में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें भी आई हैं। इस घटना के बाद दोनों पक्ष विवादित स्थल से हट गए और बाद में सेना के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। गौरतलब है कि एलएसी के कुछ क्षेत्रों पर दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। गुजरात के चुनावी रण में ऐतिहासिक बहुमत पाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य में भाजपा की ये लगातार 7वीं सरकार है। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 16 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस खास मौके के गवाह बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद थे। गुजरात मंत्रिमंडल ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों में कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बावलिया, मुलू बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बाबरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 6 राज्य मंत्रियों में पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबर, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंचरिया, कुंवरजी हलपति और भीखू सिंह परमार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ देने पर भूपेंद्र भाई पटेल को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात की लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में कई रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने घाटोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करते हुए 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 156 सीटें हासिल की। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के पीएम मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर देश में सियासत में उबाल आ गया है। विवादित बयान के बाद राजा पटोरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज करा दी गई है। उनके बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में यह कहना कि एक भयंकर अपराध है। राहुल गांधी जवाब दें कि यह कांग्रेस की नीति है या रणनीति है। यह अक्षम्य अपराध है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा के नेताओं ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर विवादित बयान देने वाले राजा पटोरिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया उतना किसी ने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही हासिल कर लिया है। प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति के चलते सभी जेजे क्लस्टर को अधिग्रहित करके उनका विकास करेगी। उन्होंने कहा कि 210 एरिया का सर्वे किया जा चुका है। सोमवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में राज्यों के बकाया जीएसटी पर प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा किसी भी राज्य के जीएसटी का बकाया रखने की नहीं है, लेकिन जब तक राज्य सरकारें जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करवाती तब तक केंद्र जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे ही नहीं दे सकती। लोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में आने वाले दिनों में शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से मुहैया होते हुए रोजगार के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में 30% वैकेंसी है और सरकार की अगले 1 साल में 10 लाख रोजगार देने की योजना में शिक्षा विभाग में बड़ी नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़,
और झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। करार ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने में निरंतर वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक समुदायों के बकाया ऋणों की राशि 31 मार्च 2011 की स्थिति के मुताबिक 1,43,397 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2022 की स्थिति के मुताबिक 3,12,566 करोड़ रुपए हो गई है, जो उक्त अवधि के दौरान 18% की वृद्धि है। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने आज लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। लोकसभा सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली डिंपल ने मैनपुरी की पहली महिला सांसद बनकर भी इतिहास रचा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय देश में 16.72% परिवारों के पास ही नल के जल के पीने की पानी की सुविधा थी, लेकिन आज ये सुविधा देश के 55% से अधिक परिवारों के पास पहुंच गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित OTT प्लेटफॉर्म विडल टीवी से जुड़ी वेबसाइट, 2 मोबाइल ऐप, 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 1 स्मार्ट टीवी ऐप पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। IT रूल्स 2021 में दी गई आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनको ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। ये प्लेटफॉर्म भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत फैलाने में लगे थे। G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाला G20 नेतृत्व शिखर सम्मेलन भारत में वैश्विक नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इसमें 43 नेता, G20 के अलावा 9 विशेष आमंत्रित सदस्य और बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। अमिताभ कांत ने कहा कि यह पहली बार होगा जब भारत G20 की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन साल भर चलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि भारत के लगभग हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में इसकी मेजबानी हम कर रहे हैं। अमिताभ कांत ने बताया कि G20 विभिन्न समूह है जिसमें उस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। पहली बार भारत ने इस समूह में स्टार्टअप 20 समूह को शामिल किया है। कल से G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुख की पहली बैठक बेंगलुरु में हो रही है। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। इस विचार विमर्श में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस एजेंडे में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को नया रूप देना, विकास के लिए वित्त, वैश्विक ऋण, अनिश्चितताओं का प्रबंधन, वित्तीय समावेशन बढ़ाना, उत्पादकता, लाभ, जलवायु कार्रवाई, वित्त और संधारणीय विकास लक्ष्य शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज से UAE में आयोजित हो रहे इंडिया ग्लोबल फोरम UAE पार्टनर्स फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट का उद्घाटन किया। सप्ताह भर चलने वाली फोरम में भारत, UAE और दुनिया भर के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। इस फोरम पैनल चर्चा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि समय के साथ ये संबंध और भी भारत और UAE के संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि UAE आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। उन्होंने कहा कि विदेशों में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भारतीय नागरिक UAE में रहते हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में PM की यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुशासन में बात करते हुए कहा कि PM मोदी ने सुशासन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि PM के नेतृत्व में जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि PM हर महीने प्रगति बैठक करते हैं ताकि सरकार की सभी योजनाएं समय पर जनता तक पहुंच सके और लोग उसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि PM का मानना है कि सुशासन से ही देश आगे बढ़ सकता है और जनता का विकास हो सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्पर्धा में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। केंद्रीय खेल मंत्री ने इस दौरान कहा कि काशी तमिल संगमम से दोनों राज्यों के बीच कला, साहित्य और खेल को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सुबह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से हवाई अड्डे के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने यात्रियों की सहूलियत पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने प्रवेश द्वारों की
संख्या बढ़ाकर 16 कर दी है। हवाई अड्डे के अंदर अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जहां हमने फैसला लिया कि प्रवेश से पहले प्रतीक्षा समय प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए। अगले साल यानी 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। इसके इस 8वें संस्करण में देश और दुनिया के शोधार्थियों, विद्यार्थियों और नवोन्मेषकों के आने की उम्मीद है। नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री की उपस्थिति में इससे जुड़े कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि 2000 के नोट क्षणिक तौर पर लाए गए थे। आरबीआई ने 3 साल से छपाई बंद कर दी है। अब बाजार में ये नोट नहीं दिखते, लोगों ने इसे जमा कर रखा है। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल काले धन के तौर पर हो रहा है। सरकार को इसे बैन करने पर विचार करना चाहिए। नई दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR का एक दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअली केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सामाजिक CSR ने समाज के सबसे कमजोर समुदायों और वर्गों को सहायता प्रदान करने में अद्भुत काम किया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर आज शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम 1 में शपथ ग्रहण की। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत पद 34 हैं। धर्मांतरण मामले पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। लोगों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर और काला जादू या अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी। क्रिश्चियन संस्था की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कुछ धर्मों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से दायर मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद्द करने की सिसोदिया की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर आप बहस को इस तरह नीचे ले जाते हैं तो आपको इसका नतीजा भुगतना होगा। कुछ महीने पहले सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हेमंता पर आरोप लगाया था कि कोरोना के दौरान उन्होंने राज्य के लिए अपनी पत्नी की फर्म से महंगे दाम पर PPE किट खरीदी थी। इसके बाद हेमंता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी के निदेशक के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को आज जमानत दे दी। अदालत ने अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। देशमुख को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज कथित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत पहुंची। अदालत आज मामले की सुनवाई कर रही थी। जैकलीन के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। जैकलीन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। उन पर सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगे हैं। इससे पहले एडिशनल सेशन जज ने मामले में जैकलीन को 2 लाख मुचलके पर जमानत दी थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि बिहार में कम सीट लाने के बावजूद नीतीश को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा के साथ अब जदयू नीतीश कुमार के गठजोड़ के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस कुर्सी के बागडोर पर पहुंचेगा, ये दिखाया है कि इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। हिमाचल प्रदेश को अब तक का पहला उप मुख्यमंत्री मिला है और मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार इस पद की शपथ ली। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता अग्निहोत्री का समायोजन करने के लिए कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारों में से एक थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is.
This is REC. 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हिमाचल भवन सदन में जो जनता से पैसा लिया जाता है वहीं विधायकों से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक आम नागरिक की तरह सब बकाया भुगतान करेंगे। तरनतारन थाना हमले पर आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने चंडीगढ़ बताया कि हमले की जांच में पाया गया कि आरपीजी पाकिस्तान से तस्करी कर लाया गया था। आगे की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमले को अंजाम देने वाले 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया जाएगा। हमारी जांच सही रास्ते पर है। गुजरात सरकार अक्टूबर में मोरबी पुल गिरने की घटना में मरने वालों में से प्रत्येक के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा देगी। राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में इस घटना की जानकारी दी। बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। परिवार ने जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। एमपी के इंदौर में एक कार चालक ने एक ट्रैफिक सिपाही को कार के बोनट पर घसीटा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एमपी में अभी बादल छाए हुए रहेंगे, जिसकी वजह से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में चक्रवात मैंडूस के प्रभाव के बाद बारिश हुई। सोमवार को शेयर बाजार फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स में मामूली बढ़त के साथ गिरावट के बाद वो 62,130 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सपाट स्तर पर रहा। निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 18,497 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में ब्रेड क्रूड 0.8% गिरावट के साथ $75 प्रति बैरल पर पहुंच गया।
खुदरा मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में 6.67% गिरकर नवंबर में 5.88% हो गई है। घरेलू बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 25 पैसे घटकर 82.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ट्विटर ने कहा कि अकाउंट्स के प्रतिरोपण को रोकने के लिए वेरीफाइड ब्लू चेकमार्क प्राप्त करने के लिए फोन वेरिफिकेशन आवश्यक है। डालमिया भारत लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड 5,666 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्यांकन पर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी से क्लिंसकर सीमेंट और बिजली संयंत्रों का अधिग्रहण करेगी। व्हाट्सएप कथित तौर पर ऐप के भविष्य के अपडेट के लिए व्यू वंस टेक्स्ट मैसेज भेजने की क्षमता लाने पर काम कर रहा है। एनएसओ की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद अक्टूबर तिमाही में इसे पिछले जुलाई तिमाही की तुलना में 0.3% घटा है। पेरू में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का दौर चरम पर है। हिंसक झड़प के दौरान गोली लगने से 2 किशोरों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। कोसोवो और सर्बिया के बीच लगातार तीसरे दिन भी तनाव जारी है। लोगों ने कोसोवो की सड़कों को जाम कर विरोध जता रहे हैं। ईरान में 1 हफ्ते के भीतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए एक और कैदी को फांसी दे दी गई। यूक्रेन और रूस के बीच 10 महीने से जारी युद्ध थमने की वजह और तेज होता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में जंग की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 6 पाकिस्तानी लोगों की मौत हो गई। चीन में कोरोना संकट फिर से ग्रहण लगा है। देश में कोरोना वायरस के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। काबुल में सोमवार को एक चीनी होटल के नाम से मशहूर एक होटल पर हमला हुआ। चक्रवाती तूफान मैंडोस के कारण श्रीलंका में 3 लोगों की मौत हो गई और 21,000 से लोग प्रभावित हैं। इस चक्रवाती तूफान में 19 लोग घायल हुए हैं और 16 जिलों में 6,113 परिवार प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में अखौरा से भारत में अकरतला के बीच एक रेलवे लाइन अगले साल जून तक चालू हो जाएगी। दक्षिण मध्य अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन इलाके में एक चर्च की बस के पलट जाने से 16 लोग घायल हो गए। नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतर गया है। जम्मू कश्मीर की ऊशु एथलीट आयरा चिश्ती ने 8वें विश्व जूनियर ऊशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आयरा इस प्रतियोगिता में कोई पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर की पहला महिला एथलीट हैं। केंद्रीय खेल मंत्री उन्होंने बधाई दी है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को हरा के इंग्लैंड ने इतिहास रच दिया और इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 26 रन से मात दी। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में फ़हीम अशरफ का विकेट लेने से ही रूट टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले और 50 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को सुपर ओवर में हरा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले कप्तान KL राहुल ने कहा कि टीम आक्रामक क्रिकेट खेलकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। इंग्लैंड कप्तान जोश बटलर ने नवंबर में पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया। महिलाओं में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला। अमीन ने आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने खेली गई वनडे सीरीज के दौरान कुल 277 रन बनाए थे। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर सीनियर पिस्टल इवेंट में महाराष्ट्र की शीला ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं राजस्थान की पुष्पा मेघवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल के हार कर बाहर होने के बाद टीम के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लिखा है कि वो हमेशा अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। फीफा ने अर्जेंटीना और उसके खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक केस शुरू कर दिया है। अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच हुए क्वार्टर फाइनल मैच के बाद मैदान पर झड़प हो गई थी। अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले क्रोएशिया के स्ट्राइकर ब्रूनो का मानना है कि उनकी टीम के पास किसी खास खिलाड़ी को लेकर कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम ने किसी एक खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। क्रोएशिया के डिफेंडर का मानना है कि उनकी टीम का मिडफील्ड मजबूत है। उन्होंने कहा कि मार्सेलो कोवा के इतिहास में सबसे महान मिडफील्डर हैं। ओलंपिया ने भारत के 69 ऊंचाई खेल की 4 गुना 100 मीटर रिले में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य केनेथ पावेल का रविवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 82 साल के थे। तेलुगु फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म वॉल्टेयर वीरैया की पहली झलक रिलीज कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मौसम में फिल्म हु एम आई को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शाहरुख खान की आगामी स्पाई थ्रिलर फिल्म पठान से उनका नया लुक जारी किया गया है। विकी कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर स्टार गोविंदा मेरा नाम भी दर्शकों को OTT पर 16 दिसंबर को रिलीज होगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। दर्शकों का मनोरंजन के लिए इंडिया प्रेडेटर बीट और बैंगलोर शो OTT पर रिलीज होने वाला है। इसके साथ एक बस इतना ही। मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए।